इस बेसिस के ऊपर वो कहता है कि ये हमारे पास जो है उसकी डेप्थ जो है वो यहाँ तक मिल रही है और सारे के सारे एलिमेंट एक एक करके जो है सॉर्ट हो रहे हैं, यहाँ पे हर एक डेप्थ के अंदर एक एलिमेंट सॉर्ट हो रहा है। तो इस बेसिस पे वो ये कहता है कि अगर हम आगे की तरफ बढ़े तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने की तरफ जाएं, तो कहता है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकलेगी। वो कहता है टी एन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है। अगर हमें टी एन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है ये वाले पार्ट की, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी टी एन माइनस वन, ठीक है, प्लस टी जीरो। टी जीरो का मतलब कोई राइट साइड है ही नहीं, टी एन माइनस वन प्लस टी जीरो। और इसको पार्टीशन करने का एक मेथड हम चला रहे हैं जिसको हम कहते हैं बेसिकली ऑर्डर ऑफ एन। तो ये देखिए तीन एलिमेंट आ रहे हैं, टी एन माइनस वन जो कि लेफ्ट साइड वाला सब एरे है, टी जीरो जो कि राइट साइड पे कोई सब एरे नहीं है, और ऑर्डर ऑफ एन यानी जो पार्टीशन करने के लिए हमने मेथड चलाया। तो ये बेसिकली हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा T0 the time complexity is dependent on the remaining subset plus partition time complexity, ठीक है। यानी अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस पे डिपेंड करेगी, T0 की तो कोई वर्क नहीं है, तो लिहाजा वो डिपेंड करेगी जो रिमेनिंग सब प्रॉब्लम बच गया है और जो बेसिकली पार्टीशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा Tn इज इक्वल टू Tn माइनस वन एन प्लस ऑर्डर ऑफ एन। ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें मिलेगी। और जब इसको मैं सॉल्व करूंगा ना, ये मैं सॉल्व कर चुका हूँ, वी हैव डन दिस इन अर्लियर लेक्चर। आप देखेंगे तो पिछले लेक्चर में जब मैं रिकर्जन समझा रहा था वहां पे ये काम मैं कर चुका हूँ। तो वहां पे जब आप इसको देखेंगे ना तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या क्या कहते हैं उसको मास्टर थ्योरम से देखेंगे तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो कहता ये है कि इंट्यूटिवली if we sum the cost incurred at each level of the recursion, we get an arithmetic series done in earlier lecture with the values to the order of n square। यानी हमें जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिलेगी, मैं इसको सॉल्व नहीं करा रहा खास तौर पे ताकि बार-बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। चलो खैर ठीक है, यहाँ तक बात समझ आती है। तो ये बेसिकली एक वर्स्ट केस कंडीशन को हमने एनालाइज किया है और कहता है ये वर्स्ट केस कंडीशन जो है वो इस तरह से हमें रिजल्ट जो है वो प्रोड्यूस करेगी। यानी इसको हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि इसकी जो लेंथ है बिल्कुल लीनियर सॉर्ट की तरह जा रही है कि पहले एक एलिमेंट सॉर्ट होगा, फिर दूसरा एलिमेंट सॉर्ट होगा, फिर तीसरा एलिमेंट सॉर्ट होगा, चौथा एलिमेंट सॉर्ट होगा, जिस तरह से बारी बारी एक एक करके एलिमेंट सॉर्ट कर रहे थे। यानी क्योंकि राइट साइड की ट्री ग्रोथ नहीं हो रही, और आप देखें तो बबल सॉर्ट, क्विक बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट जो है वो इसी तरह करते हैं कि पहले अगर आपको याद हो हमने जो काम किया था कि पहले जो आप कर रहे होते थे तो वो जो डेटा दिया जाता था इसमें, उसमें से पहला डेटा लेके वो पहले एक सॉर्ट कर देता था, फिर रिमेनिंग एलिमेंट को उठाता था, फिर सेम प्रोसेस लगा के फिर एक सॉर्ट करता था, फिर रिमेनिंग एलिमेंट उठाता, फिर डेटा उठा के फिर एक सॉर्ट करता था। बबल सॉर्ट इस तरह कर रहा होता, अगर आपको याद। तो एक एलिमेंट सॉर्ट करने के बाद रिमेनिंग एलिमेंट जो है वो सिमिलर प्रोसेस सॉल्व होते थे एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो अगर क्विक सॉर्ट इस तरह ही कर रहा हो, वर्स्ट केस के अंदर जो इसकी पार्टीशनिंग अगर इसी तरह हो रही हो कि वो एक साइड पे ब्रेक कर रहा हो यानी इस तरह से, तो एक वक्त में जिसको पार्टीशन कर रहा है उसको सॉर्ट भी कर रहा है, तो बाकी एलिमेंट तो रिमेनिंग सब प्रॉब्लम ऐसे ही होगा ना जैसे बबल सॉर्ट में थे। और जब इस पे दोबारा अप्लाई करेगा तो फिर एक कॉर्नर के एलिमेंट को सॉर्ट करके दोबारा सब प्रॉब्लम। तो एक वक्त में एक एलिमेंट सॉर्ट करेगा तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी सिमिलरली जो है वो वैसे ही हो जाएगी जैसे कि हमने बबल सॉर्ट या इंसर्शन सॉर्ट में डिस्कस की। और इसलिए यहाँ पे उसकी पूरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी निकाल के दिखा दी कि अगर ऐसा कर रहे होंगे तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस तरह से। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा इसकी मैथमेटिक्स, क्योंकि ये बासानी टीएन को अगर मैं ओपन करूंगा ना टीएन को, तो टीएन को ओपन करने पे मुझे रिजल्ट मिलेगा टीएन माइनस टू प्लस ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है, इस तरह के रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ये एक बेसिकली रिकर्सिव प्रोसेस से भी आसानी हम ओपन करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये हम कर चुके हैं पहले लिहाजा हमें करने की जरूरत नहीं है। तो कहता है कि जब इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा ना तो इसका जो ऑर्डर है वो ऑर्डर ऑफ एन की कैटेगरी में चला जाएगा। तो वर्स्ट केस ये नहीं कि हम रट्टा लगा लें कि वर्स्ट केस की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन है, ये हमारा मसला नहीं है। मसला ये है कि ये सोचें कि वर्स्ट केस को जब हमने एनालाइज किया है तो ये वर्स्ट केस बना क्यों है, तो वो बेसिकली इंपॉर्टेंट है ये वर्स्ट केस। और मैं ये नहीं कह रहा बार बार सुनना कि सिर्फ पहले वाले केस के अंदर ये एंड से पार्टीशन कर रहा है, बल्कि हर दफा आने वाले सब प्रॉब्लम को एंड से पार्टीशन करेगा तो वो सब वर्स्ट केस होगा। लेकिन अगर एक दफा एंड से कर रहा है, एक दफा मिड से कर रहा है, तो फिर ये तो एवरेज केस में चला जाएगा। ठीक है,
तो ये बेसिकली अभी वर्स्ट केस की डिस्कशन थी कि वर्स्ट केस में इस तरह से कर रहा होगा। अगर हम बेस्ट केस को सोचें तो बेस्ट केस में पार्टीशनिंग किस तरह होगी इसकी, तो कहता है ये है कि बेस्ट केस की पार्टीशनिंग अगर हमें देखनी है तो ये फिर मैं बताता हूँ कि ये पार्टीशनिंग हमारे हाथ में नहीं है, ये पार्टीशनिंग डेटा के ऊपर डिपेंडेंट है। तो बेस्ट केस में अगर पार्टीशनिंग करनी हो तो ये बैलेंस पार्टीशनिंग होनी चाहिए, बिल्कुल मिड से पार्टीशनिंग हो तो ये बैलेंस पार्टीशनिंग कहलाता है। ठीक है, आधा यहाँ चला जाए और आधा यहाँ चला जाए। तो वो यही बता रहा है कि इन द मोस्ट इवन पॉसिबल स्प्लिट पार्टीशनिंग produces two subproblems, each of size no more than n by 2। हर एक का साइज हाफ से ज्यादा नहीं होगा। और कहते हैं सिंस वन इज द साइज इज फ्लोर फंक्शन ऑफ n by 2 एंड वन इज द साइज ऑफ n by 2 minus 1, क्योंकि एक एलिमेंट यहाँ से कम हो जाता है तो किसी एक को हमें इस तरह से लेना पड़ेगा कि एक कम कर देंगे उसमें। तो आधा जो है वो आधे एलिमेंट यहाँ आ जाएंगे, आधे एलिमेंट यहाँ आ जाएंगे लॉजिकली। सील एंड फ्लोर फंक्शन पहले बता चुका हूँ, पॉइंट में जब आए तो फ्लोर फंक्शन पीछे की तरफ ले जाता है, सील फंक्शन आगे की तरफ ले जाता है। तो ये बेसिकली दो हिस्सों में इक्वल डिवाइड। और ये नहीं कि सिर्फ यहाँ पे जब ये सब प्रॉब्लम जनरेट हो जाए तो सब प्रॉब्लम में भी जो हाफ हो वो बिल्कुल यहीं से हो, और इसी तरह इसके सब प्रॉब्लम में भी हाफ यहीं से, और उसके बाद इसके सब प्रॉब्लम में हाफ, इस तरह ये सॉर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ये मेथड अगर आप गौर से देखें तो ये तो मर्ज सॉर्ट की कैटेगरी में चला गया, और मर्ज सॉर्ट की कैटेगरी में अगर चला गया तो मर्ज सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n होती है। तो यही कह रहा है कि अगर हम इसको इस तरह से देखें तो यहाँ पर हमारे पास इसकी जो स्प्लिटिंग है वो कुछ इस तरह से होगी, n और दूसरा हो जाएगा n by 2 और आगे बढ़े तो n by 4, ठीक है। इस तरह की इसकी स्प्लिटिंग जो है वो होनी शुरू हो जाएगी। तो और ये सॉर्ट भी होना शुरू हो जाएगा हर स्टेप के ऊपर जो है, लेकिन जो पार्टीशनिंग हो रही होगी इसके ऊपर जब पार्टीशनिंग करके ये लेके आया होगा तो n नंबर ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर पार्टीशनिंग लगाई होगी इसने, एक एक एलिमेंट कम हो जाता है होके। इसी तरह यहाँ पे जब लगाएगा तो हाफ यहाँ पे तो n एलिमेंट पार्टीशनिंग लगेगा, जबकि दो हिस्सों में करके करेंगे। यानी अगर यहाँ पर इस तरह से है और दो सब प्रॉब्लम आपको मिल गए हैं तो इस पे भी पार्टीशनिंग टेक्निक लगेगी, इस पे भी अलग से लगेगी। तो टोटली बेसिकली n पार्टीशनिंग स्टेप्स हर स्टेप के ऊपर जो है हर टैब के ऊपर लग रहे होते हैं। तो ये कहता ये है कि अगर हम इसको देखें तो कहता है कि द रिकर्जन फॉर द रनिंग टाइम इज देन tn is equal to tn by 2 plus tn by 2 plus order of n, यानी हाफ स्प्लिटिंग करने का टाइम, ठीक है, अदर हाफ के टाइम, और जो पार्टीशनिंग करने का टाइम है वो टाइम। तो tn is equal to 2tn by 2 plus order of n, सेम एज द मर्ज सॉर्ट। इन दोनों को अगर जमा फर्स्ट ऐड कर लें तो 2tn by 2, ठीक है, और प्लस ऑर्डर ऑफ n। और जब इसको मैं सॉल्व करूंगा, और हमने पहले भी देखा था कि व्हेनेवर गोइंग टू सॉल्व दिस वन, तो ये जब सॉल्व होगा मास्टर थ्योरम के थ्रू या किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे रिकर्जन से, तो आपको इसका आंसर मिलेगा n log n। तो ये बेस्ट केस कंडीशन है क्विक सॉर्ट की, कि अगर आप इस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, यानी अगर आपका डेटा जो है वो इस तरह से डिवाइड हो रहा है कि मिड से डिवाइड हो और हर दफा मिड से डिवाइड हो, तो बेसिकली n log n कैटेगरी में आप चले जाएंगे। दिस इज कॉल्ड बेसिकली मर्ज सॉर्ट, सेम एज द मर्ज सॉर्ट। अब तीसरी जो हमारे पास, जबकि ये बहुत आइडियल कंडीशंस, आप समझ रहे हैं, यानी जो हम बात कर रहे हैं ये बहुत आइडियल कंडीशंस है, यानी डेटा इतना जबरदस्त दिया जाए कि जब वो फर्स्ट हाफ करे अच्छा सॉरी, ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। तो ये दोनों चीजें अचीव करना, यानी ये रैंडम हमें इस तरह के डेटा स्प्लिटिंग मिले, ये एक बहुत डिफिकल्ट काम है कि हमें इस तरह का डेटा जो है वो स्प्लिट करें और इस तरह का डेटा स्प्लिटिंग जो हमें मिल जाए, वो काफी डिफिकल्ट काम है। ठीक है, तो अब वो कहता है कि एक्चुअल में नॉर्मली हमें, अब आप सोचें कि नॉर्मली होता क्या होगा। नॉर्मली होता होगा कि कभी आपको बेहतर डेटा मिल जाता होगा, कभी साइड से डिवीजन वाला मिल जाता होगा, कभी मिड से डिवीजन वाला मिल जाता होगा, कभी रैंडम वाला मिल जाता होगा। तो इस तरह के मिक्स फॉर्मेट में रिजल्ट जो मिलते हैं। तो कहता है बैलेंस पार्टीशनिंग, परफॉर्मेंस को बयान करने के लिए वो कह रहा है बैलेंस पार्टीशनिंग।
तो द एवरेज केस रनिंग टाइम ऑफ द क्विक सॉर्ट इज मच क्लोजर टू द बेस्ट केस देन टू द वर्स्ट केस। यानी अगर हम एवरेज केस की डिस्कशन शुरू करें तो ये इसने पहले बता दिया है कि इट इज नियरेस्ट टू द बेस्ट केस इंस्टेड ऑफ द वर्स्ट केस। यानी एवरेज केस जो है वो बेस्ट केस की तरफ जाता है और जो सबसे ज्यादा अकर होगा। बैलेंस केस जो है यानी एवरेज केस जो है वो सबसे ज्यादा अकर होगा, क्योंकि हर दफा ऐसा नहीं होता कि आप कहें कि मैं जो हूँ कहूँ कि हमेशा डेटा यहीं से, कभी हो सकता है यहाँ से डिवाइड हो और जो सब पार्टीशन मिले आपको, हो सकता है वो सब पार्टीशन जो है वो यहाँ से मिल जाए, ठीक है, ये यहाँ से मिल जाए। तो इस तरह के केसेस जो है बेसिकली अराइज होने के ज्यादा चांसेस हैं एज कम्पेयर टू द बेस्ट और वर्स्ट केस के अराइजेस हों। तो कहते हैं द की टू अंडरस्टैंड व्हाई इज टू अंडरस्टैंड the key to understanding why to understand how the balance of the partitioning is reflected in the recurrence then that describe the running time। तो हम रिकरेंस में कैसे देखेंगे, इसने एक डायग्राम दिखाई है, इसने ये डायग्राम दिखाई हुई है कि दो डिफरेंट किस्म की जो है वो ट्री ग्रोथ हो रही है। उसने कहा है कि हमारे पास कुछ डेटा है और उसको हमने कुछ डिवीजन करना शुरू किया, तो दो डिफरेंट ट्री ग्रोथ हो रही है, एक में 1/10 पोर्शन जा रहा है, एक में 9/10 पोर्शन जा रहा है। यानी 9/10 वाला पोर्शन बहुत बड़ा है, 1/10 वाला पोर्शन जो है वो छोटा सा है। यानी अगर आपके पास कोई 50 डेटा हो, 50 अगर आपके पास डेटा हो 50 हो, तो डेफिनेटली 50 डेटा में 9/10 वाला डेटा जो होगा, यानी 9/10 वाला डेटा जो होगा जिसको आप कह रहे हैं पार्टीशन है, वो 45 डेटा रखेगा और 1/10 वाला डेटा जो है वो बेसिकली 5 डेटा रखेगा। तो आपको अंदाजा हो रहा है कि किस किस्म की पार्टीशनिंग हो रही है। अब दोनों में से किसी किस्म की पार्टीशन, अगर ये पिवट एलिमेंट है तो ये बेसिकली यहाँ कहीं पे जो है पार्टीशन करेगा कि एक तरफ 5 एलिमेंट जाएंगे और एक तरफ 45 एलिमेंट जाएंगे। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है जैसे हम कह रहे थे कि कॉर्नर में हो या मिड में हो। तो अगर इस तरह की कोई कंडीशन रेज होती है जिसको हम कहते हैं कि ये बेसिकली आपके पास पार्टीशनिंग का तरीकेकार है जो कि एवरेज केस में है, तो इसने समझाने की कोशिश क्या की है। अच्छा, जरूरी नहीं कि ये मैं 9 और 1 में करूँ, किसी भी कंडीशन में, यानी 9/1 हो, 100/1 हो, किसी भी क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं 1 का मतलब ये होता है कि आपने इसको बेसिकली डिवाइड कुछ इस जगह से कर दिया है, या डिवाइड जो है इसको इस जगह में थोड़े से पहले किया, एवरेज केस के लिए इस जगह से। इट इज नॉट एट द एंड, इट इज नॉट इन द मिडल। तो द प्रोबेबिलिटी इज बेसिकली डेटा इज डिवाइडिंग लाइक दैट। लेकिन अगेन बात यही हो रही है कि डेटा जो है वो हर दफा जो रिमेनिंग एलिमेंट होगा उसमें इसी तरह डिवाइड हो रहा हो। तो अब उसके लिए उसने यहाँ ट्री बनाई है, कहता है कि दिस इज बेसिकली एन, इसके पास जो है वो CN एलिमेंट्स, यानी इसको पार्टीशन करने के लिए n डिफरेंट टाइम्स रिक्वायर्ड है। और इसको देखा जाए तो इसमें भी n डिफरेंट टाइम्स है, क्योंकि देखिए इसके अंदर और इसके अंदर अलग-अलग टाइम रिक्वायर्ड होगा डिवीजन के बाद, लेकिन जब दोनों के टाइम को कंबाइन करेंगे तो n टाइम रिक्वायर्ड होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो 4 हिस्से बन चुके हैं, लेकिन चारों के लिए जो पार्टीशन करने की टाइमिंग है वो डिफरेंट होगी, लेकिन जब चारों को ऐड करेंगे तो n टाइम ही रिक्वायर्ड होगा। लेकिन यहाँ से जब ये वाला एलिमेंट है तो ये बेसिकली इन दोनों को भी करेंगे तो n, लेकिन यहाँ से जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि डेटा यहाँ पे अलग हो गया और ये अपने फाइनल पोजीशन पे पहुंच गया है, ब्रेक हो गया क्योंकि ये डेटा कम था और ये डेटा ज्यादा था, तो ये आगे फर्दर ग्रोथ कर रहा है, तो इसकी टाइम जो है वो n से थोड़ा कम ही चाहिए होगा। लेकिन अगर देखा जाए तो इसकी अब हमें इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखनी है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक अगर ट्री सेम पैटर्न से ग्रो कर रही है ना, ये मैं पहले बता चुका हूँ, ट्री अगर सेम पैटर्न से ग्रो कर रही है तो इसकी डेप्थ जो होती है ln होती है, ठीक है, यानी लॉग होती है, इसकी डेप्थ log ऑफ n होती है। अगर n डेटा दिया हुआ है, अगर सेम पैटर्न से ग्रो कर रही है, log n होती है, और हर एक स्टेप के अंदर आपको n काम करना पड़ रहा होता है, n एलिमेंट्स को पार्टीशन करना पड़ रहा होता है, तो ये हो जाता है n log n। इस तरह से हमने मर्ज, इसमें भी बिल्कुल इसी तरह हो रहा है कि इसकी अब हमें देखना है कि इसकी ग्रोथ कितनी होगी। सबसे पहले तो ये देखना है, क्योंकि दो डिफरेंट साइज की ट्री ग्रो हो रही है, ये पहले रुक रही है, ये बाद में रुक रही है, क्या इसका भी आंसर log n हो जाएगा। और लेकिन ये तो तय है कि हर स्टेप में अप्रोक्सीमेटली यानी n टाइम काम करना आपको पड़ रहा है। तो इस यानी जो बेसिकली हम यहाँ पे एवरेज केस की बात करें, एवरेज केस यानी कि आप कह रहे हैं कि आपके पास डेटा जो मिडिल से भी डिवाइड नहीं होगा और एंड से भी डिवाइड नहीं होगा, बल्कि ये बेसिकली डिवाइड होगा 9/1 या 100/1 या कुछ ये जो उन्होंने तय किया हुआ है, यानी मिडिल और
कॉर्नर के बीच में कहीं पे डिवाइड हो रहा है, और ये हर दफा ऐसे ही हो रहा होता है। अब इन्होंने समझाने के लिए यहाँ पे इस बात को ये कहा है कि इस बात को समझाने के लिए उन्होंने ये कहा है कि देखें, इसको क्लियर कर दूं कि the partition algorithm always produces the 9 to 1. 9 to 1 का मतलब है कि एक क्वेश्चन को 9 हिस्सा और एक को 1 हिस्सा दे दिया गया। तो कहता है proportional split which at first blush seem quite unbalanced, यानी शुरू के जो पहला नजर में हमें नजर आ रहा है वो अनबैलेंस ही नजर आ रहा है, या हमें ऐसा लग रहा है कि ये अनबैलेंस टाइप ही हो। अनबैलेंस सेंस में कि यहाँ पर ए भी ग्रोथ हो रही होगी, फिर ये फर्दर ग्रोथ करेगा इसी तरह 9-1 के बेसिस पे, लेकिन इसकी ग्रोथ एक जगह जाके रुक जाएगी, लेकिन ये ग्रोथ कर रहा हो क्योंकि इस पे डेटा ज्यादा है 9-1 के हिसाब से। 9-1 का मतलब है, मैं जैसे बताया कि 50 डेटा अगर आपके पास हो और आप 9-1 के हिसाब से कर रहे हो कि 9 into 50, ठीक है, डिवाइड बाई 10, तो कितना आ जाएगा ये बेसिकली आ जाएगा आपके पास 45 डेटा, ठीक। और इसी तरह से अगले वाले को करेंगे तो 5 डेटा मिलेगा उसको, तो ये बेसिकली इस तरह डिवाइड हो रहा होगा। तो इसके लिए जब हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे तो वो कह रहा है कि एक एलिमेंट, एक पार्ट हो जाएगा 9n/10, दूसरा हो जाएगा tn/10, ठीक है, और प्लस ऑर्डर ऑफ n, ये पार्टीशन का, क्योंकि दो ट्री ग्रोथ हो रही थी, दो ट्री के अलग अलग साइजेस थे, तो उन दोनों के साइजेस को अपने हिसाब से, जो साइजेस थे उसी के हिसाब से जो है हमने यहाँ पे लिख दिया। तो क्या साइजेस थे, 9n/10, n प्लस t of n/10 और प्लस बेसिकली ऑर्डर ऑफ n। The running time of the quick sort, where we have splitting including the constant c hidden in the order of n, ये वही वाला पार्ट है जो बेसिकली हम जो उसको स्प्लिट करने के लिए मेथड चला रहे हैं वो ऑर्डर ऑफ n प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। ये बात इन्होंने यहाँ पे बताई। तो बार बार हम कह रहे हैं कि पार्टीशन करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है वो थ्रू ऑर्डर ऑफ n है, चाहे वो किसी भी साइज की पार्टीशनिंग करे, चाहे वो कॉर्नर से पार्टीशनिंग कर रहा हो, चाहे वो मिडिल से पार्टीशनिंग कर रहा हो, या वो 9-1 के हिसाब से पार्टीशनिंग कर रहा हो, किसी भी हिसाब से पार्टीशनिंग करेगा उसका रिजल्ट जो है बेसिकली यही मिलेगा, पार्टीशनिंग के एल्गोरिथम के ही रिजल्ट देगा, ठीक हो गया। तो इस बेसिस पे अगर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो अब हमें इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है। तो कहते हैं नोटिस दैट एवरी लेवल ऑफ द ट्री, ठीक है, हैज द कॉस्ट ऑफ Cn। किसी भी लेवल पे आप जाए तो उसकी पार्टीशनिंग कॉस्ट Cn है, कुछ जगह पे कम आ रही है तो उसको भी हम Cn ही कंसिडर करेंगे, तो हम कम पे नहीं जा रहे, मतलब हम उसको हायर ही कंसीडर कर रहे हैं, Cn कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है भाई, मतलब लॉस नहीं कर रहे। ऐसा होता है कि Cn से ज्यादा हो और हम Cn करें तो हम कहेंगे कुछ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपने छोड़ दी है, ये नहीं कर रहे, बल्कि कम वाले को ज्यादा ले रहे हैं। ये हम बेसिकली अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मेंटेन कर रहे हैं, हर स्टेज के ऊपर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है इसकी ऑर्डर ऑफ n। तो कहता है नोटिस दैट एवरी लेवल ऑफ द ट्री हैज कांस्टेंट Cn until the recursion reaches a boundary condition at the depth of log 10 of n, ठीक है, जिसको हम log n कहेंगे। log n का मतलब है इसका बेस 10 है, and then the level have the constant Cn, the recursion terminated of the depth of log of 10 and over 9 n is equal to log of n, यानी क्योंकि दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है और दोनों की अलग अलग बेसिकली डेप्थ है, तो एक, जैसे हमने कहा था ना कि अगर मिसाल के तौर पे अगर हम देखें कि अगर हम यहाँ पे कह रहे थे कि ये डेटा है, जब इसको इक्वली डिवाइड करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बढ़ना शुरू हो गई, दोनों की डेप्थ ऑलमोस्ट सेम होती है, थोड़ा बहुत एक आध एलिमेंट का फर्क होता है ये। तो इसकी डेप्थ जो है दोनों की पूरी ट्री की डेप्थ जो है वो LGN होगी, यानी अगर n डेटा दिया जाए तो, भी हमने पहली क्लासों में पढ़ लिया है, इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं। और ये लेकिन यहाँ पर इस केस में ऐसा नहीं है, इस केस में एक की डेप्थ जो है वो ज्यादा आगे जा रही है, एक की डेप्थ जो है वो ज्यादा आगे की तरफ बढ़ रही है, और एक की डेप्थ जो है वो थोड़ी सी कम आगे की तरफ बढ़ी है। तो एक जो है बेसिकली log 10/9 के बेसिस पे आगे बढ़ रहा है, ठीक है, और एक जो है log of 10 के बेसिस पे आगे बढ़ रहा है। ये log के अंदर उन्होंने फॉर्मूला एडजस्ट किया, लेकिन अल्टीमेटली दोनों जो है वो log ही है, ठीक है। एक साइड जो है वो log 10 के बेसिस पे आगे बढ़ेगी और एक 10/9 के बेसिस पे आगे बढ़ेगी। तो कहता है कि हम अगर देखें तो इसकी डेप्थ जो ज्यादा वाले भी एलिमेंट है, मिसाल के तौर पर जो हाईएस्ट एलिमेंट वाला भी है, समझने की कोशिश करना है उन्होंने किस तरह से बहुत सारी चीजों को उन्होंने कंसीडर नहीं किया। कहते हैं जो हायर वाली लेंथ जिस पे जा रही है
वो भी लॉग ही बेसिकली लेंथ रखती है। अब इसका बेस कुछ भी हो ये हमें कंसर्न नहीं है, बेस, क्योंकि मर्ज सॉर्ट का भी जो लॉग है वो 10 बेस का थोड़ी होता है। ये जो इक्वल पार्टीशन वाला जो लॉग होता है, ये भी, इसका भी जो लॉग होता है वो 10 बेस का थोड़ी होता है, इसका लॉग होता है बेस 2 होता है। इस तरह इसका भी बेस कुछ हो, लेकिन ये इसकी पार्टीशनिंग का जो तरीकेकार है, जो डेप्थ निकालेंगे वो लॉग से ही निकलेगा, चाहे वो लॉग 10/9 हो चाहे लॉग 10 हो, ठीक है। और यहाँ पे एन आ जाए, इसका मतलब है कि जो हायर वाला है हम इसको छोड़ दें, इसको कंसीडर कर लेते हैं। इसकी कंसीडरेशन जो, क्योंकि ये ज्यादा डेप्थ पे जा रहा है अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, तो इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम निकालते हैं, यानी इसकी लेंथ डेप्थ निकालते हैं, तो वो लॉग एन की तरफ जाती है। और हर स्टेप में आपको सी एन टाइम करना पड़ रहा है, तो कितने टोटल हो जाएंगे, लॉग एन मल्टीप्लाई बाय सी एन। सी को अगर कांस्टेंट हटा दें तो एन लॉग एन की तरफ आप चले जाएंगे। तो जो एवरेज केस आपके पास है, जिसको 9, 1, 100, 1 या आप जो भी कह लें, अगर एवरेज केस को आप देखते हैं तो ये भी बेसिकली यहाँ पे इन्होंने बहुत क्लियर लिखा भी है कि ये इसकी लेंथ, चाहे ये वाली लें चाहे ये वाली लें, जो बड़ी वाली लेंथ है उसको अगर कंसीडर कर रहे हैं तो लॉग एन ही हो जाएगा उसकी डेप्थ, और हर स्टेप के ऊपर आपने एन जॉब परफॉर्म करनी है। तो टोटल कॉस्ट क्विक सॉर्ट इज देयर फॉर एन लॉग एन। तो टोटल कॉस्ट जो हो जाएगी वो बेसिकली एन लॉग एन कैटेगरी के अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो ये एवरेज केस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। एवरेज केस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे एन लॉग एन जो है वो ये एग्जिस्ट करता है, समझ आ गया। तो परफॉर्मेंस ऑफ द क्विक सॉर्ट, तो कहता है इनफैक्ट एनी स्प्लिट ऑफ द कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी यील्ड अ रिकर्जन ट्री डेप्थ ऑफ लॉग, यानी कोई भी आप मेथड इख्तियार करें वो बेसिकली लॉग एन की तरफ ही जाता है, वेयर द कॉस्ट ईच ऑफ एन, और हर एक की कॉस्ट जो है एन है, तो टोटल कॉस्ट जो है वो एन लॉग एन आपको मिल जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली एवरेज केस। एवरेज केस में जो हमने डायग्राम बनाई थी उस केस को लेके हमने डिस्कस किया है कि एवरेज केस का मतलब ये है कि आपका डेटा जो है वो इस जगह कहीं से, ना मिडल से ना इस एंड से जो है वो, लेकिन फिर मसाइल यही है कि जरूरी नहीं है, इट इज नॉट एसेंशियल कि आप जो है वो हर दफा, जैसे ये आपको मिला ना, इस वाले सब प्रॉब्लम में भी आपको एवरेज केस मिले, हो सकता है इस वाले में आपको वर्स्ट केस मिल जाए, या हो सकता है इस वाले में आपको एवरेज केस मिले। तो लेकिन ये जो हमने बात की है तीनों केसेस, ये हमने किया है कि आपके पास थ्रू आउट द डेटा सेम पैटर्न पे चलेगा। यानी अगर आपने कहा कि वर्स्ट केस है तो जो सब प्रॉब्लम है उसमें भी वर्स्ट केस होगा, जो बेस्ट केस है तो जो आपके पास रिमेनिंग सब प्रॉब्लम से बेस्ट केस होगा, और एवरेज केस है तो जो रिमेनिंग सब प्रॉब्लम है उसमें एवरेज केस होगा। मिक्सिंग अभी नहीं कर रहे आप, जब